स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक मोशन ऑन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पे क्या फ़र्क पड़ेगा एन हार्मोनिक मोशन का। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। हार्मोनिक ऑसिलेटर वो था कि जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट कराते थे एटम्स का और फिर उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता था, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो था वो डिस्प्लेसमेंट के प्रपोर्शनल होता था, लेकिन बस रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता था। देखिए जैसे कैसे, हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया था, ठीक। ये था वो ए और बी, ठीक। और इनके बीच का जो डिस्टेंस था, जिसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, उसको हमने आर ई क्यू से डिनोट किया था, ठीक। अब इस मॉलिक्यूल में जब वाइब्रेशन होगी, ठीक है, तो वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच होगा और कंप्रेस होगा, यानी ये जो दोनों एटम्स हैं ए और बी एक दूसरे से दूर भी जाएंगे फिर एक दूसरे के पास भी आएंगे। तो सपोज अगर इनमें स्ट्रेचिंग हो रही है, तो जिस स्ट्रेचिंग के दौरान क्या होगा, ये बी एटम इधर जाएगा और ए एटम इधर जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, बॉन्ड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ठीक उसी समय जिस समय इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। बॉन्ड मतलब जो ए और बी एटम थे वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, और मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक रीस्टोरिंग फोर्स इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करता है, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने दिखाया था, और अब जो यहाँ पर ए बी के बीच का डिस्टेंस था उसे हमने आर मान लिया था, ठीक है। और हमने ये बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, आर माइनस आर ई क्यू से, और इस पूरे को हमने मान लिया था एक्स के बराबर। और हमने ये बात की थी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है वो प्रपोर्शनल होता है इस एक्स के। और क्योंकि ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो ये एटम्स डिस्प्लेस हुए हैं उसके ही प्रपोर्शनल होता है, और एफ क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा था इसलिए हम इसको माइनस साइन से दिखा रहे थे, ठीक है। अगर हम ये तो था स्ट्रेचिंग का केस, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करें, यानी इन दोनों एटम को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करें, तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ए और फिर ये बी, और अब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास ला रहे हैं, यानी इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी कि ए और बी एक दूसरे के पास आएंगे। तो क्योंकि एक रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, इसीलिए हम इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। तो अब जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ताकि वो इनको एक दूसरे के दूर ले जा सके। पहले एक दूसरे के पास ला रहे थे कंप्रेशन में, और फिर हम इसको एक दूसरे के दूर ले जा रहे हैं। तो दोनों ही केसेस में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। और हम ये बात कर रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ये हुआ कि जहां पर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हो, ठीक है, कि एफ जो है प्रपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के, और बस एफ के लिए हमने माइनस साइन यूज कर लिया था क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि अगर हम इस बॉन्ड को कितना भी स्ट्रेच करें, मतलब ये बी कितना ही दूर चला जाए और ये एक कितना ही दूर चला जाए, यानी इन दोनों के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस जो है कितना भी बढ़ जाए, लेकिन ये बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होगा, उसको हम बोल रहे हैं कि वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है। मतलब उसमें हमने ये कंसिडर किया था कि हम इस बॉन्ड को कितना ही स्ट्रेच करेंगे लेकिन ये बॉन्ड जो है टूटेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो यही बात जो है इसमें बताई गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डू नॉट एग्जैक्टली ओबे द लॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो रियल एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हार्मोनिक मोशन जो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, वो एक्चुअल में एक कहना चाहिए कि एक आइडियल कंडीशन थी, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? दिस इज बिकॉज एज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, यानी कि ए और बी एक दूसरे से दूर जाएंगे, आप ये समझ लीजिए, जितना जितना ज़्यादा ये इंक्रीज करेगा तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये बिकम्स वीकर। यानी जो हम बात कर रहे थे कि जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने यही तो बोला था यहाँ पर
कि यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितनी फोर्स से इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर खींचा जाएगा, उतनी ही फोर्स के साथ वो रीस्टोरिंग फोर्स वापस उन्हें अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, यानी जैसे जैसे एक दूसरे से ये एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, जो ये वापस लाने वाला फोर्स है, यानी जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ये धीरे धीरे वीक पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब अब ये उतनी कहना चाहिए कि उतनी ताकत के साथ वापस नहीं ला पाता है उसको, ठीक है। एंड फॉर लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेंगी, द मॉलिक्यूल मस्ट डिसोसिएट इनटू एटम्स। तो मॉलिक्यूल क्या करता है, एटम्स में टूट जाता है। मतलब हम जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये सिचुएशन मान के चल रहे थे कि बॉन्ड को हम कितना ही स्ट्रेच कराएं लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि हम इस बॉन्ड को कितना ही स्ट्रेच कराएं बॉन्ड जरूर टूटता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में बॉन्ड को हम कितना ही चाहे स्ट्रेच नहीं करा सकते, एक लिमिट के बाद वो मॉलिक्यूल जो है अपने एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं एक रबड़ का एग्जाम्पल लेके, रबड़ को आप खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। तो ठीक यही बात एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में होती है। तो हार्मोनिक और एन हार्मोनिक में इतना डिफरेंस है कि हार्मोनिक में बॉन्ड टूटता नहीं है और एन हार्मोनिक में बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को, जिसमें कि मॉलिक्यूल जो है अपने एटम्स में डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि बॉन्ड जो है स्ट्रेचिंग करने पर टूट रहा है, उसको हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देते हैं। तो पीएम मोर्स एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने डिराइव किया था एक एनर्जी एक्सप्रेशन इस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जिसको कि हम मोर्स पोटेंशियल बोल देते हैं। तो जब इस एक्सप्रेशन को उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज किया, तो ऑन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन the allowed vibrational energy levels for an anharmonic oscillator are given by, यानी कि जैसे कि हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने क्या करा, पीएम मोर्स ने उस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज किया, तो अलाउड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स उसने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के निकाले और उसकी वैल्यू आई कुछ इस तरह से। अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हम निकाल रहे थे, ये एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जो निकाल रहे थे, उसके लिए जो एक्सप्रेशन आया था वो था v प्लस हाफ और ओमेगा बार ओ एस सी, ठीक है। तो पीएम मोर्स ने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये कुछ इस तरह से दिया कि एप्सिलॉन v इज इक्वल टू v प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस v प्लस हाफ का स्क्वायर है ये, और ओमेगा बार ई और एक्स ई, और ये जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा बार ई क्या है, यहाँ पर ओमेगा बार ई है इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, यानी इक्विलिब्रियम पर जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू एन हार्मोनिक सिस्टम के केस में, और एक्स ई यहाँ पर क्या है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू से जो यहाँ पर लिखी हुई है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग वैल्यूज, तो बस हम यहाँ पर v क्या है, v है एक्चुअली वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में आपको ध्यान हो, हमारा जो डायग्राम निकल के आया था वो पैराबोला की शेप में आया था। तो ये जो यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स निकाले थे, ये v इज इक्वल टू 0 था, v इज इक्वल टू 1, फिर v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, ये सब वैल्यू तो यहाँ इस वाली इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम v की वैल्यू पुट करते जा रहे थे, और फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम हर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए हर एनर्जी लेवल्स को यहाँ पर कैलकुलेट करते जा रहे थे। तो ठीक अब की बार क्योंकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस है, तो हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, और इसमें हम v की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया हुआ है, इसके लिए अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट किए हैं। तो हमें सिर्फ इतना क्या करना है, v की जगह पर 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो 0 से शुरू होते हैं, तो हमने 0, 1, 2, 3 इसमें रखना है और फिर एनर्जी लेवल्स को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर हम v इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो v इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन तो ये है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ v इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर v है तो v की जगह हमने सिर्फ 0 रखा, ठीक है, और इस वाले v की जगह भी हमने 0 रखा। तो 0 प्लस हाफ तो हमारा हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ गया ये हाफ,
ठीक है, हाफ ओमेगा बार ई माइनस, और ये क्योंकि हाफ का स्क्वायर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाफ का स्क्वायर है, तो हाफ का स्क्वायर हम करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि एनर्जी फर्स्ट, यानी ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी स्टेट है या एनर्जी लेवल है, उसकी क्या एनर्जी की क्या वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, और ये होती है सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, फिर ऐसे ही हम v इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था ऊपर, उसमें हमने v की जगह सिर्फ 1 रखा, यहाँ पर भी v की जगह हमने 1 रखा, और 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, और इसी 3/2 का हमें सिर्फ स्क्वायर करना है, क्योंकि ये 1 + 1/2 भी तो 3/2 हुआ, तो बस इस 3/2 का हमें स्क्वायर करना है, और 3/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी v इज इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम v इज इक्वल टू 2 निकाल सकते हैं, तो v इज इक्वल टू 2 में भी आपको यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ पर भी आपको 2 रखना है, और 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा, और बस इस 5/2 का हमें स्क्वायर करना है। तो हमें ये बहुत बहुत ईजी है ये वैल्यू को याद रखना भी। आपको सिंपल सा देखो, इसमें कितना ईजी सा तरीका है इसमें याद करने का, कि अगर हमने ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी निकालनी तो आपने सिर्फ इतना करना है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ओमेगा बार ई है, फिर माइनस करके है, और यहाँ पर ओमेगा बार ई और एक्स ई है, और देखिए ये वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टार्टिंग में आप रखेंगे तो 1/2, हम पहले स्टार्टिंग वाली वैल्यू देख लेते हैं। E1 के लिए क्या करना है, बाय 2 तो सभी में रहेगा, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में रहा था, तो बाय 2 तो रहेगा, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला नंबर जो है ऑड नंबर करना है, तो पहले 1 लिखा, अब की बार हमने 3 2 लिख दिया, और ये ओमेगा बार ई तो एज इट इज रहेगा। फिर हमने सेकंड v इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी लेवल की वैल्यू निकाली, तो अब की बार बाय 2 तो हमें रखना ही रखना है, तो पहले हमने 3 के बाद हमें ऑड नंबर रखना है, तो अब की बार 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा बार ई रहेगा। फिर अगर हमें v इज इक्वल टू 3 के लिए निकालनी है वैल्यू, तो अब की बार 7/2 हो जाएगा। फिर 4 के लिए निकालनी है तो अब की बार 9/2 हो जाएगा। फिर 5 के लिए निकालनी है तो ये 11/2, और इस तरह से ये आप ऑड नंबर जो है इसमें रखते चले जाएंगे, और साइड में आपको बस ओमेगा बार ई जो है लिखते चले जाना है। ठीक है, तो ये तो आपका ये वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, इस वाले पोर्शन में क्या करना है, यहाँ वाले पोर्शन में यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपने यहाँ लिखा है ये वाली वैल्यू जो भी लिखी है, बस उसका स्क्वायर कर देना है। तो अगर आप उसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर करना है तो ये 1/4 हो जाएगा। 3/2 का आपको स्क्वायर करना है तो 3 3 जा 9 होते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं। ठीक है, और ये ओमेगा बार ई और एक्स ई तो चलता ही रहेगा इसके साथ। फिर आप माइनस साइन सब में माइनस 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 कर लीजिएगा। फिर 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर करना है तो ये 25/4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय 4 सभी में चलेगा। ठीक है, बाय 4 सब में चलना है, और बस आपको ये जो ऊपर वाला नंबर है बस इसका स्क्वायर करते चलना है। तो 7, अगर 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 7 7 जा 49 होते हैं। तो इसी तरह से आप आगे भी कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। सिंपल आपको बस फॉर्मूला मेन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओमेगा बार ई है और यहाँ पर ओमेगा बार एक्स ई है, और ये तो सारे ऑड नंबर्स में जाएंगे, और बस यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है इन पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह से हम अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कि हम इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं जो हमारा एनर्जी लेवल का आएगा। देखिए, पेन ले लेती हूँ मैं, 1 मिनट। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि वी ऑब्जर्व दैट वेयर एज द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस्ड। हमने देखा था हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमारे जो एनर्जी लेवल्स आए थे वो इक्वली स्पेस्ड थे। दोज ऑफ द एनहार्मोनिक ऑसिलेटर आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, लेकिन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में इनके बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में इक्वल स्पेस नहीं होगा, बट फॉल मोर क्लोजली टुगेदर। लेकिन इनके बीच का स्पेस जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा एज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस। जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी कम होता चला जाएगा। देखिए, हम इसको फिगर में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा, अगर आप ध्यान दें, ये जो हमारा ब्लैक, पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या चीज है, ये जो ऊपर की साइड बढ़ती हुई गई है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमारा जो जा रहा है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये जो जा रहा है हमारा वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हमने आर से दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस, जो हार्मोनिक पोटेंशियल कर्व हमारा कैसा आ रहा था, आपको ध्यान भी होगा, ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये हमारा हार्मोनिक पोटेंशियल कर्व है, यानी ये जो पूरा पोर्शन है।
ठीक है। और यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन है, सिर्फ आप ब्लैक वाले कर्व पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने आर इक्विलिब्रियम, आर ई का मतलब आर इक्विलिब्रियम, पिछली बार हमने इसको आर इक्विलिब्रियम माना था तो हम इसको आर इक्विलिब्रियम में लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व हमारे पास कैसे आया था, मैंने आपको समझाया भी था कि स्टार्टिंग में हमने क्या, जैसे सपोज हमारा HCl मॉलिक्यूल है, उसमें से हम एक एटम को स्टेशनरी मान ले रहे हैं। तो सपोज Cl हमारा क्योंकि हैवी एटम है तो हमने उसको स्टेशनरी मान लिया, तो यहाँ पर हमारा Cl एटम है और सपोज यहाँ पर हमारा H एटम है। और अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमारा Req है, यानी जिस समय वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। अब इस इधर की साइड अगर हम चल रहे हैं, ब्लैक कलर कर्व पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ब्लैक कलर पे चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो इनके बीच का है उसको हम घटाते जा रहे हैं। अब सेकंड स्टेट क्या हो जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, सपोज हमने, ठीक है, ये Cl है यहाँ पर और यहाँ पर अब H आ गया है। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, यानी ये वैल्यू R की हो गई। फिर हमारा Cl यहाँ पर आ गया और H जो है हमारा यहाँ आ गया, फिर से डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, ठीक। फिर Cl हमारा यहाँ आ गया और ये H यहाँ पर है तो फिर डिस्टेंस कम हो गया। तो इस तरह जैसे जैसे हम इस कर्व पे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि एनर्जी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, उससे क्या हो रहा है कि इनके बीच, या हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम इधर की साइड चल रहे हैं, ये वाली साइड जब चल रहे हैं कर्व की, तो जो है एनर्जी जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जा रहा है। तो ये सारी वैल्यू R की थी, ठीक है, ये सब जो है हमारा R है, ये भी यहाँ पर भी R है, ये भी R है, ठीक है। और ये हमारा नीचे जो सबसे नीचे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो हमारा Req है। तो इसलिए जो इस साइड लिखा हुआ है वो R लेस देन Req लिखा है, क्योंकि R की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। यानी यहाँ पर हम कंप्रेशन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से और ज्यादा पास में लाने की जब मॉलिक्यूल को कोशिश करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल को के एटम्स को एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। तो इसीलिए हमारा कर्व जो है वो इस तरह से बनता चला जा रहा है। ये तो था पोजीशन थी हमारी इधर की साइड वाली सब कंप्रेशन की, जब हम H एटम को Cl के पास में ला रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये वाली जो सिचुएशन है सिर्फ ब्लैक कर्व पे, यहां पर हम स्ट्रेच कर रहे हैं बॉन्ड को, यानी अब जो डिस्टेंस हो जाएगा Cl और H के बीच का वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे, यानी वो हो जाएगा अब R। तो R जो है अब बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहां पर H को लिया है, Cl तो अपनी पोजीशन पर है लेकिन अब Cl और H के बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। फिर हम H को यहाँ ले आए तो अब और ज़्यादा बढ़ गया है। तो धीरे धीरे क्या है, हम इस सिचुएशन मतलब जो स्ट्रेचिंग होती जा रही है, तो स्ट्रेचिंग के केस में भी, यानी अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम एटम्स को दूर ले जाना शुरू कर दें, यानी H एटम को अगर हम दूर ले जा रहे हैं, यानी बॉन्ड को अगर हम खींचना शुरू करें, तब भी जो सिस्टम की एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। तो इसी वजह से हमें ये पैराबोला कर्व जो है हमें देखने को मिलता है। और जो ये ब्लैक कलर से एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं, ये हमारे V इज इक्वल टू 0, यानी कि वाइब्रेशन क्वांटम नंबर जब हमने 0 लिया, ठीक है, ये वाली वैल्यू V इज इक्वल टू 1 के लिए, और ये वैल्यू हमारी V इज इक्वल टू 2 के लिए, ये वैल्यू हमारी V इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं V इज इक्वल टू 3 लिख, ये V इज इक्वल टू 3 हो गया, ये V इज इक्वल टू 2 हो गया, ये V इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पर तो V इज इक्वल टू 0 है ही। तो आप देख रहे हैं जो भी ब्लैक कलर की लाइंस हैं वो सब इक्वली स्पेस्ड हैं। तो इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस दिखाया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें एनहार्मोनिक की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप बॉन्ड को कितना ही स्ट्रेच करते चले जाओ, बॉन्ड कहीं पर डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है, बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर हम एनहार्मोनिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात करें, तो एनहार्मोनिक जो ये लाइट कलर से दिखाया हुआ है, देखिए ये वाला कर्व, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ये कर्व जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया और फिर आप देख रहे हैं ये कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है। ये कर्व पूरा ऊपर तक नहीं गया, पैराबोलिक नहीं बन पाया, यहाँ से ये जो है यहाँ पर दिखा है। तो ये जो पोर्शन दिखाया है ये डिसोसिएशन एनर्जी के लिए दिखाया हुआ है। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए अब इस पोर्शन को भी समझ लीजिए, हमने यहाँ पर भी स्ट्रेचिंग दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमने यहाँ रखा हुआ है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, इसमें हाइड्रोजन यहाँ है, फिर हाइड्रोजन यहाँ हो गया, फिर हाइड्रोजन यहाँ हो गया, फिर हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो अब देख रहे हैं Cl तो अपनी ही जगह पर है यहाँ पर, और Cl से हाइड्रोजन का डिस्टेंस देख रहे हैं आप कितना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आगे जाएंगे तो और मतलब एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि हम
एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में बॉन्ड को एक लिमिट तक ही स्ट्रेच करा सकते हैं। अगर उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच कराएंगे तो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। तो जो ये पोजीशन दिखा रखी है ना, ये वाली जो इस तरह से कर्व आ रखा है, ये है कि बॉन्ड जो है डिसोसिएट हो गया है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है डिसोसिएशन एनर्जी। यानी अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो हमें मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर इसके अगर आप इसके जो एनर्जी लेवल्स देखें तो एनर्जी लेवल्स जो रेड कलर से दिखा रखे हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये V इज इक्वल टू 0 इसके लिए जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रही हूं मैं, और ये V इज इक्वल टू 1, फिर ये V इज इक्वल टू 2, ये V इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, फिर 2 और 3 के बीच का भी डिस्टेंस कम हो गया। आप सिर्फ इस रेड वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा जो हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स को दिखा रहा है। तो जैसे जैसे वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप ये समझ सकते हैं, या क्वांटम नंबर जैसे जैसे ये वाइब्रेशन क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिस्टेंस है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज हमें यहाँ पर शो करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया कि ये डिसोसिएशन एनर्जी जिसको हम DE से दिखा रहे हैं, और जो ये DO दिखा रखी है, ये DO क्या है? DO है एक्चुअल में यहां से लेकर डिस्टेंस, जो V इज इक्वल टू 0 से लेकर और ऊपर तक का डिस्टेंस है, वो हम D इज इक्वल टू वो D0 से दिखा रहे हैं। एक्चुअल में ये हमारी ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी होती है। अब हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? तो DE की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, DE हमारा, सपोज आप ये वाली लाइन समझ लीजिए, डॉटेड लाइन से हमने सपोज दिखा रखा है, ठीक है। डॉटेड लाइन तक की एनर्जी हम डिसोसिएशन एनर्जी मान रहे हैं। तो यहां से लेके यहां नीचे तक का पूरा डिस्टेंस, जब हमारी एनर्जी जो है बिल्कुल 0 थी सिस्टम की, तो ये DE था। और DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DO कहां से शुरू हो रखा है? DO हमारा V इज इक्वल टू 0 से लेकर और इस डॉटेड लाइन तक है, तो ये हो जाएगा D0 प्लस 0 पॉइंट एनर्जी। भाई D0 एक्चुअल में ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास मैंने आपको ये बात बताई थी कि 0 पॉइंट एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी वाइब्रेशन एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये बात मैंने आपको 0 पॉइंट एनर्जी जब समझाई थी लास्ट वीडियो में, तब मैंने बहुत अच्छे से बताया था। V इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस लें, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी मैंने आपको बताया था, वहां पर हम वैल्यू का क्या रख रहे थे? V प्लस हाफ है, और ओमेगा, ये ओमेगा बार OSC कर रहे थे, और V इज इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ओमेगा बार OSC। यानी कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एनर्जी हमेशा रहती ही रहती है, चाहे हम एब्सोल्यूट 0 पर भी हम क्यों ना देखें। एब्सोल्यूट 0 पर भी जाकर जबकि वहां एब्सोल्यूट 0 पर सारी एनर्जी जो है, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो ट्रांसलेशन एनर्जी हो, सारी एनर्जी 0 हो जाती है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन एनर्जी रहती ही रहती है। तो अब क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी एनर्जी है, तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए अब थोड़ी सी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो हम एक्चुअल में सोच रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि यहां से डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रू डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो D0 होती है। तो DE जो होती है वो D0 प्लस 0 पॉइंट एनर्जी को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी है, तो उसे थोड़ी सी कम ही एनर्जी चाहिए होती है डिसोसिएट होने के लिए। तो इसलिए ये यहाँ पर DE जो होती है वो हम नीचे से लेके बिल्कुल ऊपर तक देखेंगे, और D0 को हम कैलकुलेट करते हैं V इज इक्वल टू 0 से लेके सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज एनहार्मोनिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये क्या था, और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, और हार्मोनिक और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है। तो वही सब मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गई, जैसे यहाँ पर ये R ग्रेटर देन RE क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एन हार्मोनिक, सॉरी, ये चाहे हार्मोनिक ले लीजिए चाहे एन हार्मोनिक ले लीजिए, वहां पर R का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ रहा है, क्योंकि REQ से जब हम राइट हैंड साइड पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देखते हैं, यानी ये वाली जैसे ब्लैक कर्व को ही आप देख लीजिए, या आप ये वाले कर्व को देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि R जो है वो ज्यादा है REQ से। तो ये सब कुछ मतलब हार्मोनिक के केस में इतना है कि बॉन्ड जो है कभी ब्रेक नहीं होगा, और एन हार्मोनिक में है क्योंकि रियल मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो ब्रेक होता ही है। बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर पाएगा, तो बॉन्ड का ब्रेकेज तो होना जरूरी है। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है वो हमारे रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों जो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर हैं उसमें दोनों एनर्जी लेवल्स के यानी किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे क्या निकल के आता है, और फिर हम देखेंगे कि उसका स्पेक्ट्रम कैसे बन के आएगा, और ये भी देखेंगे कि सिलेक्शन रूल्स क्या हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।